स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर सरकारी नौकरी और मानवीय संवेदनाओं के बीच एक तनाव पैदा करता है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की। उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, ये 1994 में आया था जी। ये मामला सीधे सीधे अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ। मतलब जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए? हमारे पास स्रोत के तौर पर खुद सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जिसे जस्टिस पीबी सावंत ने लिखा था। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस फैसले के जरिए ये समझना कि आखिर ये अनुकंपा नियुक्तियां होती क्यों हैं, इनकी शर्तें क्या हैं और सबसे जरूरी इस केस में अदालत ने क्या सिद्धांत तय किए जो आज भी लागू होते हैं। जी। चलिए इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू करने के लिए ये समझना शायद जरूरी है कि आम तौर पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होती कैसे है, क्या है स्थापित तरीका? बिल्कुल। देखिए, सरकारी नौकरियों में भर्ती का एक सीधा और आप कह सकते हैं स्थापित नियम है। संविधान भी यही कहता है कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकारी पद भरने के लिए पहले खुले तौर पर विज्ञापन निकाला जाना चाहिए ताकि सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकें और फिर चुनाव सिर्फ और सिर्फ योग्यता यानी मेरिट के आधार पर ही हो। अच्छा। ये पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है। सरकार या कोई भी सरकारी संस्था वो अपनी मर्जी से इस प्रक्रिया को बदल नहीं सकती, या फिर आप कह सकते हैं किसी पद के लिए जो योग्यता तय हैं उनमें ढील नहीं दे सकती। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, ये तो हुआ सामान्य नियम जो मेरिट पर आधारित है। लेकिन फिर ये अनुकंपा नियुक्ति कहाँ से आई? ये तो इस नियम का एक तरह से अपवाद लगती है। हाँ। इसे क्यों बनाया गया? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये उन गिने चुने अपवादों में से एक है, मतलब जो न्याय और कुछ खास मुश्किल हालात से निपटने के लिए बनाए गए हैं। इसका आधार पूरी तरह से मानवीय है। सोचिए, किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य जो सरकारी नौकरी में था अचानक गुजर जाए। जी। परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, भावनात्मक रूप से भी और जाहिर है आर्थिक रूप से भी। अनुकंपा नियुक्ति का मकसद ऐसे ही अचानक बेसहारा हुए परिवारों को तत्काल वित्तीय संकट से उबारना है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से मानवीय सोच पर आधारित है, किसी कानूनी हक पर नहीं। मानवीय आधार, अच्छा, यानी ये एक तरह की मदद है, सहानुभूति है। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को नौकरी मिलना एक पक्का हक बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा। सिर्फ कर्मचारी की मृत्यु हो जाना ही परिवार को नौकरी का हकदार नहीं बना देता। ये कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है कि मृत्यु हुई और नौकरी मिल गई। अच्छा, ये एक बड़ी गलतफहमी है शायद। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिल्कुल। सरकार या जो भी संबंधित विभाग है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहले मृतक कर्मचारी के परिवार की क्या कहते हैं माली हालत की ठीक से जांच करे। उन्हें ये देखना होगा कि क्या परिवार सचमुच इतने बुरे आर्थिक संकट में है कि बिना इस नौकरी के उनका गुजारा नहीं हो सकता। क्या वो सड़क पर आ जाएंगे? नौकरी सिर्फ और सिर्फ तभी दी जानी चाहिए जब ये पक्का हो जाए कि हाँ, ये परिवार वाकई मुसीबत में है और ये नौकरी उनके लिए एक तात्कालिक जरूरत है, एक फौरी मदद है। हाँ, ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये हक नहीं है, सिर्फ एक मदद है जरूरत के वक्त, तो इसका असली और एकमात्र मकसद क्या है फिर? क्या ये मृतक के पद के बराबर या उसके जैसा कोई पद देना है? नहीं, इसका मकसद बहुत ही सीमित और स्पष्ट है। जैसा मैंने कहा, एकमात्र मकसद है परिवार को उस अचानक आई घोर गरीबी और लाचारी से बचाना जो कमाने वाले की मौत की वजह से पैदा हुई है। बस सिर्फ बचाना। सिर्फ बचाना। इसका मकसद परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी में फिट करना नहीं है। और ना ही ये कोई विरासत है कि पिता की जगह। हाँ, ये विरासत वाली बात अहम है। बिल्कुल, कि पिता की जगह बेटा या बेटी ले ले। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मृतक जिस पद पर था उसके बराबर का पद देना तो इसका मकसद कतई नहीं है। इसी वजह से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अदालत ने साफ किया कि अनुकंपा के आधार पर आमतौर पर केवल क्लास 3 और क्लास 4 के पद ही दिए जाने चाहिए। क्लास 3 और 4? हाँ, यानी कि लिपिक, क्लर्क या उससे निचले स्तर के पद। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, केवल क्लास 3 और 4 ही क्यों? मान लीजिए मृतक कर्मचारी का बेटा या बेटी बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो उसे क्लर्क की नौकरी क्यों? क्या उसे ऊंचा पद नहीं मिल सकता? देखिए, फिर वही बात आती है, मकसद क्या है? मकसद है परिवार को फौरन भुखमरी से बचाना, उन्हें सड़क पर आने से रोकना।
इन सबसे निचले स्तर के पदों यानी क्लास 3-4 पर नियुक्ति देना उस सामान्य मेरिट वाले नियम का एक सीमित अपवाद माना जा सकता है। अच्छा। इसे इसलिए सही ठहराया जा सकता है क्योंकि ये सीधे सीधे उस मानवीय जरूरत यानी आर्थिक संकट से उबारने से जुड़ा है। अच्छा। ये भेदभावपूर्ण भी नहीं है क्योंकि ये एक खास विपरीत परिस्थिति में दी जा रही मदद है। हाँ। अब अगर किसी उच्च पद जैसे क्लास 1 या 2 पर बिना खुली प्रतियोगिता के किसी को सिर्फ इसलिए रख लिया जाए कि उसके पिता या माता की मृत्यु हो गई है, हाँ। तो ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये उन लाखों बेरोजगार योग्य युवाओं के साथ अन्याय होगा जो मेरिट के आधार पर नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। सरकारी विभाग या प्राधिकरण से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस सीमित मानवीय उद्देश्य के लिए उच्च पदों की बलि चढ़ा दें। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि देश में लाखों और परिवार हैं जो शायद उतने ही या उससे भी ज्यादा गरीब और बेसहारा हैं। ये अपवाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि मृतक ने सरकार की सेवा की थी और अब उसका परिवार अचानक मुसीबत में आ गया है। लेकिन क्या ये सिद्धांत जो इतना साफ लग रहा है हमेशा माना जा रहा था? फैसले में ऐसा जिक्र है कि कुछ सरकारें और विभाग शायद इसे ठीक से लागू नहीं कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, अदालत ने इस पर चिंता जताई थी। फैसले में कहा गया कि ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ सरकारी विभाग इस कानूनी स्थिति को शायद ठीक से समझते नहीं हैं या आप कह सकते हैं जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा। वो कई बार बिना परिवार की असली माली हालत जांचे लगभग एक नियम की तरह ही किसी न किसी आश्रित को नौकरी दे देते हैं। और तो और कभी-कभी क्लास 3 और 4 से ऊपर के पदों पर भी ऐसी नियुक्तियां कर दी जाती थीं। ओहो। अदालत ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और अनुकंपा नियुक्ति की जो मूल भावना है उसके ही खिलाफ है। इसी फैसले में एक और केस का भी जिक्र आता है, सुशील गोसाई बनाम भारत संघ। उस बारे में अदालत ने क्या कहा? हाँ, अदालत ने इस बात पर काफी निराशा जताई कि सुशील गोसाई मामले में इसी सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले को गलत तरीके से समझा जा रहा था या यूं कहें कि पेश किया जा रहा था। कैसे? कुछ लोग उस फैसले का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अनुकंपा नियुक्ति लगभग अपने आप मिल जानी चाहिए या फिर उच्च पदों पर भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नागपाल मामले में साफ किया कि सुशील गोसाई फैसले का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। उस फैसले को उसके अपने तथ्यों और संदर्भ में देखा जाना चाहिए था। वो ना तो अपने आप नियुक्ति की बात करता था, ना ही क्लास 3-4 से ऊपर के पदों पर नियुक्ति को सही ठहराता था। उसे गलत इंटरप्रेट किया जा रहा था। क्लैरिफिकेशन भी जरूरी था। अब वापस उमेश कुमार नागपाल के इस खास मामले पर आते हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने ये तो सही कहा था कि जो राज्य सरकार के नियम या निर्देश उस समय थे वो क्लास 2 जैसे उच्च पद पर अनुकंपा नियुक्ति की इजाजत नहीं देते थे। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट सहमत था। ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऐसी बातें कह दी जो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सही नहीं लगी। जैसे? हाईकोर्ट ने कहा कि असाधारण स्थितियों में असाधारण इलाज की जरूरत होती है और सरकार चाहे तो नियमों से हटकर भी मदद कर सकती है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यह सोचना ही हास्यास्पद होगा कि किसी क्लास 1 अधिकारी के वारिस को क्लास 3 या 4 की नौकरी दी जाए। अरे! उनका मानना था कि सरकार को विवेक का इस्तेमाल करके बहुत ही असाधारण मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में क्लास 1 या 2 के पद पर भी नियुक्ति पर विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार को इसके लिए नीति बनाने की सलाह भी दे डाली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इन बातों को क्यों नहीं माना, क्यों खारिज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां कानून के स्थापित सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने फिर से दोहराया और ये बात इस पूरे फैसले का आप कह सकती हैं निचोड़ है कि अनुकंपा नियुक्ति को सही ठहराने का एकमात्र आधार है परिवार की अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति। बस एकमात्र आधार। ना तो मरने वाले का पद चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो और न ही उसके वारिस की अपनी योग्यता चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, MBBS, B इंजीनियर, एमटेक कुछ भी इस मामले में कोई मायने लगती हैं। अच्छा। मकसद सिर्फ परिवार को भूखमरी से बचाना है, उन्हें सड़क पर आने से रोकना है। अदालत ने आगे ये भी जोड़ा जो काफी महत्वपूर्ण है कि अगर मृतक के वारिस को लगता है कि उसे दी जा रही क्लास 3 या 4 की नौकरी उसकी शान के खिलाफ है, उसकी योग्यता के हिसाब से बहुत छोटी है, तो वो उसे ठुकराने के लिए पूरी तरह आजाद है। अच्छा। नौकरी उसकी हैसियत या डिग्री को देखकर नहीं दी जा रही, बल्कि उसके परिवार की तत्काल जरूरत को देखकर दी जा रही है। ये कोई करियर बनाने का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ एक आपातकालीन मदद है। ये तो बहुत ही साफ लकीर खींचती अदालत ने, एकदम क्लियर कर दिया। अच्छा, एक और सवाल उठता है,
क्या इस तरह की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा भी होनी चाहिए, या कोई सालों बाद भी आकर कह सकता है कि मेरे पिता या माता की मृत्यु हुई थी, मुझे नौकरी दो? बिल्कुल, ये एक और बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे अदालत ने साफ किया। अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार यानी वेस्टेड राइट नहीं है जिसे आप अपनी जेब में रखकर घूमते रहें और जब मर्जी हो इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका मकसद परिवार को उस तत्काल आर्थिक संकट से उभारना है जो कमाने वाले की मौत के समय पैदा हुआ है। हाँ, उस वक्त की जरूरत। बिल्कुल, उस वक्त की जरूरत। इसलिए इसका दावा एक उचित समय के अंदर ही किया जाना चाहिए। अगर मौत के कई साल बाद कोई दावा करता है, जब शायद वो संकट टल चुका हो, परिवार ने कोई और व्यवस्था कर ली हो, या बच्चे बड़े होकर खुद कमाने लायक हो गए हों, हाँ, तो अब इस नियुक्ति का कोई आधार नहीं बचता। वो तात्कालिक जरूरत खत्म हो चुकी होती है। अदालत ने जोर देकर कहा कि ये उचित अवधि यानी रीजनेबल पीरियड क्या होगी, ये नियमों में साफ साफ लिखा होना चाहिए। नियमों में? हाँ, ताकि कोई भ्रम न रहे। मान लीजिए नियम में लिखा है कि मृत्यु के 1 साल के अंदर आवेदन देना होगा, तो उसके बाद दावा नहीं किया जा सकता। अगर संकट ही टल गया तो फिर मदद कैसी? सही बात है। और ये नियुक्तियां करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या कोई भी अफसर अपनी मर्जी से किसी को भी रख सकता है? नहीं, कतई नहीं। ये भी बहुत जरूरी बात है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए या तो बाकायदा कानूनी नियम मतलब स्टैट्यूटरी रूल्स बने होने चाहिए, ठीक है, या फिर सरकार या संबंधित विभाग द्वारा जारी स्पष्ट लिखित आदेश या निर्देश यानी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। नौकरी किसी एक अफसर के रहमो करम पर तदर्थ तरीके से यानी एड हॉक बेसिस पर बिना किसी तय नियम या प्रक्रिया के नहीं दी जा सकती। इसे तो फिर मनमानी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। इससे मनमानी और पक्षपात का दरवाजा खुल जाएगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, नियमों के तहत होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि किसे नौकरी दी गई, क्यों दी गई और क्या सभी शर्तों का पालन हुआ। तो मतलब निचोड़ क्या है इसका? इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस फैसले ने क्या स्थापित किया? इसका सार ये है, और इसे बार बार दोहराने की जरूरत है, अनुकंपा नियुक्ति सरकारी नौकरी में मेरिट से भर्ती के सामान्य नियम का एक बहुत ही सीमित, संकरा और मानवीय अपवाद है। सीमित? हाँ, बहुत सीमित। इसका एकमात्र उद्देश्य है कर्मचारी की मृत्यु से परिवार पर आए अचानक और गंभीर आर्थिक संकट में तत्काल राहत देना। ये कोई अधिकार नहीं है। इसे मरने वाले के पद या वारिस की योग्यता से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से सबसे निचले स्तर के पदों यानी क्लास 3-4 तक ही सीमित रहना चाहिए। इसे देने से पहले परिवार की वास्तविक माली हालत की पूरी जांच जरूरी है, और ये मदद एक तय और उचित समय सीमा के अंदर ही मिलनी चाहिए। ठीक है। सबसे अहम, ये सब कुछ स्थापित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए, किसी की मनमर्जी से नहीं। तो उमेश कुमार नागपाल मामले ने एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति संकट के समय की एक, कह सकते हैं, लाइफ जैकेट है, कोई विरासत में मिली जागीर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे सिर्फ और सिर्फ तत्काल जरूरत और तय नियमों के दायरे में ही देखना चाहिए, और ऐसा करते हुए भी भर्ती के सामान्य सिद्धांत यानी योग्यता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये फैसला एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश करता है। एक तरफ सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता और योग्यता का सिद्धांत है जो बहुत जरूरी है। हाँ। दूसरी तरफ मानवीय त्रासदी की वास्तविकता है जिसके प्रति संवेदना भी जरूरी है। यह फैसला उस संवेदना को स्वीकार करता है, लेकिन उसे एक बहुत ही स्पष्ट और सीमित दायरे में रखता है। और इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है। हाँ, आज की चर्चा से एक विचार मेरे मन में भी आ रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। अनुकंपा नियुक्ति का ये जो सिद्धांत है, जो मुख्य रूप से कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु पर लागू होता है, क्या इसे कभी किसी और तरह की गंभीर पारिवारिक आपदाओं तक भी बढ़ाया जा सकता है? सोचिए, अगर परिवार का एकमात्र कमाने वाला किसी गंभीर दुर्घटना या बीमारी की वजह से स्थायी रूप से पूरी तरह अक्षम हो जाए, मतलब परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए जी, और परिवार अचानक उसी तरह बेसहारा हो जाए जैसे मृत्यु की स्थिति में होता है, क्या तब भी इसी तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए? ये यकीनन एक पेचीदा सवाल है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिसके सामाजिक और कानूनी दोनों पहलू हैं, और शायद इस पर भविष्य में और विचार विमर्श की जरूरत होगी। इस बेहद जरूरी और जटिल मुद्दे को इतनी स्पष्टता से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।